और 24 के आखिरी राउंड में आरक्षण सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। हर रैली में पीएम मोदी इंडिया अलायंस को पिछड़ों के आरक्षण का विरोधी बता रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि मुस्लिम वोट की राजनीति के लिए पिछड़ों के कोटे का आरक्षण आखिर किसने लूटा? क्या तुष्टीकरण के लिए इंडिया अलायंस के साथियों ने धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेल दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर की 57 सीटों पर चुनाव में आरक्षण का मुद्दा इतना बड़ा फैक्टर क्यों है? इस रिपोर्ट में आपके हर सवाल का जवाब छिपा है। ओबीसी का हक आखिर किसने छीना? मोदी आखिर मुस्लिम आरक्षण को लेकर बार बार क्यों बोल रहे हैं? आरक्षण को वोट बैंक का मशीन किसने बनाया? मुस्लिमों को आरक्षण से किसे फायदा किसे नुकसान? 2024 की फाइट आखिरी चरण में है। आखिरी चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग है और इन सीटों पर ओबीसी और मुस्लिम वोट अहम फैक्टर है। विरोधी मुस्लिमों को साधने में जुटे हैं तो मोदी पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलितों की बात कर रहे हैं। 2019 में इन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। पिछले चुनाव में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 25 सीटें जीती थी, तो कांग्रेस को सिर्फ 8 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा जेडीयू को 3 सीटें मिली थी, तो अपना दल एस को 2 सीटें, श्रोमणी अकाली दल को 2 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1, बीजेडी को 2, जेएमएम को 1 सीट और टीएमसी 9 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाला एनडीए 32 सीटें जीतने में कामयाब रहा, जबकि यूपीए को सिर्फ 9 सीटें ही मिली थी और अन्य दलों को 14 सीटें मिली थी। आखिरी चरण में मुस्लिम आरक्षण मुद्दा बन गया है। 1 जून को वोटिंग भी इसी मुद्दे पर होगी। इंडी जमात वाले धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देते हैं। मोदी कहता है मैं एससी, एसटी, ओबीसी को जो आरक्षण मिला है, बाबा साहब आंबेडकर ने जो अधिकार दिया है, भारत के संविधान ने जो अधिकार दिया है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण की रक्षा करने के लिए मोदी जान की बाजी लगा देगा। और मैं इंडी गठबंधन वालों को कहता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, आप आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को वोट जिहाद करने वालों को नहीं दे सकते हैं। ये मैं आपको साफ कहता हूं। अब सवाल यह कि आखिर पीएम मोदी बार बार ओबीसी आरक्षण छीनने की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ओबीसी का आरक्षण किसने छीना? ओबीसी कोटे में सब कोटा बनाकर किसे फिट किया गया, ये भी जान लीजिए। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुस्लिमों को पिछले दरवाजे से कुछ सरकारें वोट के लिए आरक्षण दे रही हैं। देश के 9 राज्य ऐसे हैं जहां मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है या मिला है। ये राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यूपी, बिहार और राजस्थान। केरल में मुस्लिमों को शिक्षा में 8% और नौकरी में 10% आरक्षण मिल रहा है। तमिलनाडु में मुस्लिमों को 3.5% आरक्षण मिला है। कर्नाटक में 4% मुस्लिमों को आरक्षण दिया गया था, लेकिन बाद में बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। अब कांग्रेस एक बार फिर से आरक्षण देने का वादा की है। तेलंगाना में 4%, आंध्र प्रदेश में 7 से 10%, यूपी में 28 मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण मिल रहा है। बंगाल में भी नौकरी और शिक्षा में मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा था। राजस्थान में भी 14 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल कर आरक्षण दिया जा रहा है। और मुस्लिमों को यह आरक्षण अलग से नहीं दिया जा रहा है, बल्कि ओबीसी कोटे से ही काट कर दिया जा रहा है। कैसे? इसे एक उदाहरण से समझिए। केरल में ओबीसी को 29% आरक्षण मिला है, लेकिन ओबीसी में शामिल हिंदू जातियों को इसका पूरा लाभ नहीं मिलता,
क्योंकि वोट के लिए इसमें सब कोटा जोड़कर मुस्लिमों को शिक्षा में 8% और नौकरी में 10% आरक्षण दे दिया गया है। आंध्र प्रदेश में भी ऐसे ही हालात हैं। यहाँ कोर्ट से 2 बार आरक्षण रद्द होने के बाद भी तीसरी बार 2005 में कांग्रेस की स्थानीय सरकार ने कानून बनाकर मुस्लिमों को आरक्षण दे दिया। यानी कुल मिलाकर किसका हक छीना गया? ओबीसी में शामिल जातियों का। कि पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को ओबीसी बना दिया। सभी जातियों को ओबीसी बना करके जो ओबीसी का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं। और वो यहां तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं है। बीजेपी हिंदू और हिंदुत्व की राजनीति करती है तो मुस्लिम कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते हैं। 2019 में 11 राज्यों में एनडीए को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला था, जबकि कांग्रेस को 33% मुस्लिमों का वोट पूरे देश में मिला था। तो कांग्रेस हो या फिर इंडी, दोनों के लिए मुस्लिम एक बड़ा वोट बैंक है। इसलिए उन्हें अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस और इंडी पिछले दरवाजे से ओबीसी में शामिल जातियों का आरक्षण काटकर सीधे मुस्लिमों को दे रहे हैं। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 3,84,00,000 मुस्लिम हैं, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और आखिरी राउंड में 13 सीटों पर मतदान है। दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है, जहां 2,46,00,000 मुसलमान हैं। यहां पर लोकसभा की 42 सीटें हैं, आखिरी चरण में 9 सीटों पर वोटिंग। तीसरे नंबर पर बिहार है। बिहार में 1,75,00,000 मुस्लिमों की आबादी है, लोकसभा की 40 सीटें हैं, आखिरी राउंड में 8 सीटों पर मतदान है। तीनों राज्यों में मुस्लिम वोट के दावेदार अपने अपने हैं। यूपी में अखिलेश और राहुल, तो बिहार में तेजस्वी एंड फैमिली और बंगाल में ममता बनर्जी मुस्लिम वोट की राजनीति करती हैं। तीनों ही राज्यों में ओबीसी कोटे से मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है। हालांकि बंगाल में हाई कोर्ट का बैरियर लग गया है। 10 साल में कुछ किए होते ना तो बता देते कि हमने ये किया, हमने ये काम किया। मगर भारत की जो गरीब जनता है, पिछड़ा है, दलित है, मुसलमान और ईसाई हैं, सब जान चुके हैं कि ये 400 पार का मतलब ये है कि संविधान को ख़त्म कर देना या बेसिक स्ट्रक्चर को ख़त्म कर देना, फिर आरक्षण निकाल देना। ये इसीलिए ये पैगाम जा चुका है इन तमाम समाजों में जो इस देश के संविधान से मोहब्बत करते, जो बाबा साहब से मोहब्बत करते, उनके पैगाम जा चुका है। इसीलिए ये फ्रस्ट्रेशन में ये बोले जा रहे हैं बात। 4 तारीख अब आरक्षण को लेकर संविधान में क्या कहा गया है? क्या धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण दिया जा सकता है? पहले ये समझिए, फिर आपको बताएंगे ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी का खेल कब से चल रहा है। 1950 में अनुच्छेद 341 के तहत जारी किए गए अध्यादेश में पैरा 3 को जोड़ा गया। हिंदुओं के अलावा हर धर्म को दलित आरक्षण से बाहर कर दिया गया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि हिंदू धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म में दलितों जैसा भेदभाव नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद इसमें 2 बार संशोधन हुआ। 1956 में सिख दलितों को और 1990 में बौद्ध दलितों को इस आरक्षण में शामिल किया गया। लेकिन इसमें भी एक कंडीशन रखा गया, जो दलित हिंदू धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या सिख बनेंगे वो ऑटोमेटिक आरक्षण से बाहर हो जाएंगे, यानी उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कांग्रेस पार्टी लालू प्रसाद यादव और ममता बनर्जी
हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर डाका डालना चाहते हैं। कर्नाटक में 5% आरक्षण उन्होंने मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया और ममता बनर्जी ने 180 जातियों को जोड़ दिया। कल कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के इस गैर कानूनी आरक्षण पर स्टे लगाया है। मैं आपको कहकर जाता हूं भाइयों बहनों, जब तक नरेंद्र मोदी जी है, दलित, आदिवासी और पिछड़ा अति पिछड़ा का आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, हाथ नहीं लगाने। लेकिन 2004 में कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनी, मुस्लिम और ईसाई धर्म अपना चुके पूर्व हिंदू दलित आरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। मनमोहन सरकार के दौरान 2004 में एनसीएमईआई एक्ट पारित हुआ, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट। एनसीएमईआई एक्ट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अल्पसंख्यक दर्जा दे दिया जाता है। इस दौरान पूरे देश में 9000 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया और एक झटके में इन सभी इंस्टीट्यूट से एससी, एसटी, ओबीसी और दूसरे सभी आरक्षण के कोटे को खत्म कर दिया गया। और 2024 में नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में एससी, एसटी, ओबीसी के इसी छीने गए आरक्षण की बात कर रहे हैं। मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। एक भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं